अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज आपको मैं दो सच्ची कहानियां सुनाने जा रहा हूं। एक कहानी मुझे हिंदुस्तान से भेजी गई है और एक कहानी का ताल्लुक पाकिस्तान से है। एक कहानी जो मुझे इंडिया से भेजी है उनका नाम है संदीप कुमार उर्फ सोनू। इंडिया, पंजाब, जलंधर और पिंड का नाम है तलान। ये जो संदीप कुमार उर्फ सोनू हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही खौफनाक वाक़या जो 2009 में इनके साथ पेश आया वो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। लेकिन वो कहते हैं कि मदर साहब, बहुत दफ़ा आपसे राब्ता करने की कोशिश की, सिर्फ एक दफ़ा लाइव शो में आपसे राब्ता हुआ है, शदीद ख्वाहिश है आपसे राब्ता हो। धर्म इनका हिंदू है, लेकिन उसके बावजूद मैं जितने भी वज़ाइफ अमलियात सिखाता हूँ वो सारे ये अपनी डायरी पे लिखते हैं और उन पे अमल करते हैं। ये मैं उनकी वॉइस सुनाता हूँ जो मुझे खुद भी अजीब लगी है, मैं आपको एंड पे सुनाता हूँ। सोनू कहते हैं, संदीप कुमार, कि जब शादी नहीं हुई थी तो ज़िंदगी मेरी बहुत ही ज़बरदस्त थी। मेरा अपना कारोबार था, गाड़ी, बाइक, सब कुछ जो इंसान को चाहिए होता है वो सब कुछ मेरे पास था। मैं बहुत ही खुशहाल था, लेकिन ज़िंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि समझ ही नहीं आई सिर्फ शादी क्या हुई कि सब कुछ मुझसे दूर हो गया। हालात दिन ब दिन बदतर से बदतर होते गए, इतने ख़राब होते गए कि समझ ही कुछ ना आई। और फिर ऐसा होना शुरू हो गया कि ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात होने शुरू हो गए कि जिसका मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं डरता नहीं था क्योंकि ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन उन वाक़यात को जब अपनी आँखों से देखा तो तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, जिन चीज़ों को मैं कभी नहीं मानता था या मानता था तो उनसे डरता नहीं था, फिर मुझे उनसे खौफ आना शुरू हो गया। क्योंकि एक रात मैं लेटा हुआ था, गहरी नींद सो रहा था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे मेरी बेगम जगा रही है। मेरी आंखें बंद थीं और जब दूसरी दफ़ा मेरे जिस्म को हिलाया गया इस अंदाज में कि मैं उठ जाऊं, तो आप जब नींद में होते हैं, आपको कोई जगा रहा होता है तो आपको जागना ही पड़ता है, आंखें खोलनी पड़ती है। और जब दूसरी दफ़ा मेरे वजूद को हिलाया गया तो मैंने आंखें खोल दी, और जैसे ही मैंने आंखें खोली तो मैंने देखा कि जिस हाथ ने मुझे झंझोड़ के जगाया था, ऐसा कोई भी हाथ मेरे बिस्तर के करीब मौजूद नहीं था। लेकिन मुझे अच्छी तरीके याद था, मेरा वहम नहीं था। पहला ख्याल इंसान के दिमाग में ये भी आता है कि शायद मैं नींद में था और मेरा वहम हो, लेकिन मुझे यकीन था कि नहीं, ये मेरा वहम नहीं है, किसी हाथ ने बाकायदा झंझोड़ के मुझे जगाया है। पहली दफ़ा मैं इसको अपना वहम समझ बैठा, लेकिन यही वाक़या जब दूसरी और फिर तीसरी दफ़ा पेश आया कि मैं सो रहा था और जब मुझे नींद से इस अंदाज में जगाया गया कि जब मेरी आंख खुली तो उस दिन मैं सही तरीके अभी गहरी नींद में नहीं गया था, वैसे ही लेटा था, आंखें बंद करके लेट गया। अभी नींद बहुत दूर थी, आंखें ज़रूर बंद थी, कमरे के अंदर हल्की हल्की रोशनी थी, वैसे अंधेरा हो रहा था कि तभी एक हाथ मेरे बाजू की तरफ आया और उस हाथ ने मुझे हिलाया। क्योंकि अब मैं जाग रहा था, आंखें मेरी बंद थीं, दिमाग मेरा बिल्कुल नींद से बेदार हो चुका, नींद में नहीं गया था। वरना दिमाग नींद में डूबा हो तो आपको वहम का एहसास होता है। तो मेरा दिमाग तो बिल्कुल फ्रेश था, सिर्फ आंखें बंद थीं। और जब उस हाथ ने मुझे रखा तो फिर भी मैंने आंखें नहीं खोली, ये सोच के कि एक दफ़ा और तसल्ली कर लूँ कि वाकई मेरे वजूद पे हाथ है या क्या है, कि दूसरी दफ़ा उसी हाथ ने फिर से मेरे कंधे को पकड़ के इतनी ज़ोर से हिलाया कि अब तो गुंजाइश ही नहीं बची थी। 100 नहीं, 110% यकीन हो गया था कि किसी ने मुझे जगाया है। और मैंने फौरी तौर पे, अभी हाथ मेरे कंधे पे मौजूद ही था, वो हाथ मेरे कंधे को झंझोड़ रहा था, हिला रहा था, कि उसी लम्हे मैंने आंखें खोल दी और मुड़ के देखा तो कोई भी हाथ नहीं था। इतनी एक सेकंड से भी पहले कोई हाथ कैसे गायब हो सकता था? और जैसे मैंने गर्दन घुमा के देखा तो उस तरफ कोई भी नहीं था। भाग के लाइट ऑन की, सारा कमरा छान मारा, लेकिन कोई भी नहीं था।
वो कहते हैं मदर साहब फिर ये वाक़यात ऐसे शादी के बाद इतने ज़्यादा शुरू हो गए कि समझ ही नहीं लगी। बेगम के हवाले से जितना भी आपने संदीप कुमार भाई आपने जो कुछ मुझे लिखा है कि वो अमलियात जादू ये वो सारा कुछ करती हैं, तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपका मैं मसला हल कर दूँगा, बेफ़िक्र हो जाइए। वाक़या कहते हैं 2009 का वाक़या है कि जिस तरह हमारे गांव के अंदर भी मुख्तलिफ़ जगहों पे पूजा पाठ होती थी, क्योंकि हिंदू धर्म है उनका तो वो पूजा करते हैं, तो बाज़ों का दूसरे गांव से भी हमें इनवाइट किया जाता था पूजा पाठ के लिए, जहाँ पे जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में महफ़िल नात होती है, इस तरह की महफ़िलें सजाई जाती हैं, तो उनके यहाँ भी इस तरह की कोई पूजा पाठ का सिलसिला होता है। तो वो कहते हैं कि जी मैं और मेरा दोस्त हम मोटरसाइकिल पे बैठे और रवाना हुए दूसरे पिंड की तरफ जहाँ पे हमने शामिल होना था और पूजा पाठ करनी थी। हम वहाँ पे टाइम पे पहुँच गए और उसके बाद जो सब लोग जमा हुए थे जिस मकसद के लिए, मकसद इबादत करना था अपने अपने दीन धर्म के हवाले से, सारे दुनिया में मौजूद इंसान अपने अपने दीन और धर्म के हवाले से इबादत करते हैं, पूजा करते हैं। तो कहते हैं हम भी उसमें शामिल हो गए और पूजा के खाने पीने का भी एहतमाम था, तो हम वहीं पे रहे काफ़ी टाइम। तकरीबन रात का 1:15 हो गया, तो दोस्त ने कहा कि यार अब टाइम बहुत हो गया, मेरे ख्याल में निकलना चाहिए हमें। मैंने कहा ठीक है यार, रवाना होते हैं, क्योंकि अब घर पहुंचते पहुंचते 1:30-2 बज जाएंगे। हम दोनों उस जगह से उठे, इजाज़त ली उनसे, बाइक तक पहुंचे। दोस्त मेरा बाइक चलाने के लिए आगे सवार हुआ और मैं उसके पीछे बैठ गया। हमने बाइक स्टार्ट की और जैसे उस जगह से जहाँ पे एक पूजा पाठ की वजह से एक शोर सा था, लाइटें जल रही थीं, एक हलचल सी थी, दिन का सा समा था, लोग बहुत ज़्यादा हों और इंसान रोशनियाँ जला ले, तो वहाँ पे एक रात की तारीकी, रात की वहशत, रात की खामोशी को सब इंसान ख़त्म कर देता है अपनी महफ़िल से। चाहे वो इबादत की महफ़िल हो, पूजा पाठ की महफ़िल हो, गाने बजाने की महफ़िल हो, कॉन्सर्ट हो, तो इंसान जब रात के अंदर रोशनियाँ लगा के और म्यूज़िक बजा के या फिर अपना इबादत, नात, हमद या पूजा पाठ करता है, तो फिर इर्द गिर्द रोशनियों की दूर दूर तक जो रोशनियाँ फैलती हैं और वो आपकी जो इबादत, पूजा पाठ जो भी होती है, रात की तारीकी को भी एक शोर में बदल देती है। तो इस घर से जब हम निकल रहे थे तो एक शोर का सा समा था। जैसे ही निकल के थोड़ा सा हम आगे आए तो बिल्कुल वही रात की खामोशी, रात का 1:30 बज रहा था और हर तरफ खामोशी ही खामोशी थी। सड़कें बिल्कुल वीरान पड़ी थीं और वैसे भी एक छोटा सा गांव था। इस गांव से हम अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तो मोटरसाइकिल की स्पीड जो हमने रखी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी। रात का पहर था कि कोई जानवर सामने से ना आ जाए, या वैसे भी एक एहतियात ज़रूरी होती है। तो मैंने दोस्त से कहा यार आहिस्ता आहिस्ता चल, ज़्यादा तेज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम बाइक उसी रोड पे जो हमारे गांव की तरफ रोड जाता था, उसी रोड की तरफ हमने बाइक का रुख किया हुआ। लाइट्स जल रही, दूर दूर तक मोटर बाइक की इंजन की आवाज़, इर्द गिर्द सड़क के इर्द गिर्द देहात जिस तरह होते हैं, खुली ज़मीनें होती हैं, ऐसे ही खुली ज़मीनें थीं। और उसके बीच में हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, 2 दोस्त बैठे हुए हैं और मोटरसाइकिल का एक इंजन है जिसका शोर है, या फिर वो रात की तारीकी में झींगड़, मेंढक या किसी जानवर के जो बोलने की आवाज़ आती है, सिर्फ वैसी आवाज़ें आ रही हैं। अगर हम वहीं पे मोटरसाइकिल को खामोशी से बंद कर दें और खड़े हो जाएं तो रात खामोशी, झींगड़ की आवाज़, दूर कुत्ते भौंकने की आवाज़ यकीन मानिए एक खौफ सा पैदा कर दे। आज रात में ऐसा क्या था, कई दफ़ा पहले भी हम इस तरह रातों को निकले थे और रातों को वापस आए थे, कुछ खौफ महसूस नहीं हुआ था। लेकिन आज पता नहीं ऐसा क्या था कि हम दोनों रवाना हो गए बातें करते हुए, लेकिन एक अजीब सा दोनों को खौफ का सा एहसास हो रहा था। बस इजहार नहीं कर रहे थे एक दूसरे को, घर पहुंचने की जल्दी थी। तो मोटरसाइकिल चलता हुआ जा रहा, उसका एक शोर था, उस शोर से हमारा खौफ थोड़ा सा कम हो रहा था कि हम एक सवारी पे मौजूद हैं और ये हमें सवारी लेके जा रही है। उसके आगे लगी हुई जो रोशनी थी, जो उसकी लाइट थी, मोटरसाइकिल थी, वो दूर दूर तक
हमने हाई बीम पे उसको रखा हुआ था, तो वो दूर दूर तक मोटरसाइकिल की रोशनी हमें सड़क को दिखा रही थी कि सड़क बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि रात को सफ़र करते हुए आपको अपनी आंखें चौकन्ना रखनी होती है कि कहीं रास्ते में कोई सांप, जानवर कुछ है तो नहीं, क्योंकि रात को एक और मखलूक जो जानवर हैं, ऐसे बहुत सारे जानवर जो रातों को अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं, अपने घरों से बाहर निकल आते हैं, वो जानवर जो रात सारी बाहर फिरते हैं और सुबह होते ही छुप जाते हैं, तो रात को ऐसे जानवरों का बहुत खौफ होता है। तो उस मोटरसाइकिल की रोशनी में जो सामने पड़ रही थी, हम एहतियात के साथ बाइक चलाते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तकरीबन हमारा आधा रास्ता मुकम्मल हो चुका था और यही हमारी कोई 40-45 की स्पीड थी। अब उस मोटरसाइकिल की आवाज़ है, दोस्त चला रहा है। अब हम उसी सड़क पे जा रहे हैं कि मोटरसाइकिल की रोशनी में हमने देखा दूर कोई लेफ्ट साइड पे, उल्टे हाथ पे कोई बैठा हुआ है। मोटरसाइकिल की रोशनी में एक ह्योला सा नज़र आया कि एक ह्योला सा है जो सड़क के किनारे बैठा हुआ है। और उस ह्योले को देख के हम दोनों चौंके और उस तरफ कहा, दोस्त भी बोला यार वो क्या है? मैंने कहा यार मुझे भी नज़र आया, पता नहीं क्या है। अब बाइक तो अपनी स्पीड से आगे बढ़ रही है, ह्योला अपनी जगह पे मौजूद है, यहाँ तक कि हम बाइक को चलाते चलाते अब उसके जैसे जैसे करीब जा रहे थे तो वो ह्योला बिल्कुल क्लियर होता जा रहा था। वो एक लड़की थी, सड़क के किनारे बैठी थी, उसका मुंह जमीनों की तरफ था, कमर वो अपनी सड़क की तरफ करके बैठी थी, लेकिन इस अंदाज में बैठी थी जैसे कोई गुमसुम सा सोचों में डूबा हुआ, बुरी हालत में। रात के 1:30 बजे कोई एक लड़की जिसने सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए थे, जिसको हमने दूर से देख लिया, वो सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए, हम उसके पाँव तक को हमने देख लिए। उसके जो पाँव थे वो सड़क पे इस अंदाज में रख के बैठी थी जैसे अपने घुटनों को इकट्ठा कर लेते हैं और घुटनों पे ऐसे कोहनियों को रख के ऐसे सोचना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे उसने घुटने जोड़े हुए थे। हमने उसके पाँव को देख लिया कि वो सड़क की तरफ कमर करके बैठी है, मुंह उसका ज़मीनों की तरफ है, नंगे पाँव है, सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए हैं और उसने अपने दोनों हाथ कोहनियों पे, दोनों कोहनियाँ जो हैं वो अपने घुटनों पे रखी हुई हैं और हाथ अपने ऐसे चेहरे के नीचे रख के बैठी है जैसे कोई इंतहाई परेशान हाल बैठा होता हो। तो मैं और मेरे दोस्त बातें करना शुरू हो गए कि यार इसको क्या परेशानी हो सकती है, कौन बैठी हुई है। अब हमारी स्पीड बिल्कुल स्लो हो चुकी है। हम उसके बारे में अपनी राय कायम कर रहे हैं कि यार कोई परेशान लड़की लग रही है, कोई मुसीबत ज़्यादा लग रही है। यहाँ तक कि हमने कहा लगता है इसके साथ कोई ज़्यादती वगैरह हो गई है, किसने ज़्यादती वगैरह की है और ये बेचारी रात के पहर इस तरफ आके बैठ गई। अभी हम काफ़ी फासले पे हैं और एक राय का इजहार करते हुए आ रहे हैं कि वहीं पे जहाँ पे वो बैठी है उससे थोड़ा सा ही आगे, उल्टे हाथ पे बैठी है, पहले वो लड़की है, उससे थोड़ा सा आगे, उसके बिल्कुल करीब ही कोई ब्लैक सी चीज़ पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा, जैसे बहुत ज़्यादा कोई ब्लैक, उस लड़की से भी ज़्यादा वो ब्लैक चीज़ है। तो मैं कह रहा हूँ यार मुझे लग रहा है कि इसके साथ कोई ज़्यादती हो गई है, जिस्मानी ज़्यादती हुई है और इसके कपड़े पड़े हैं साइड पे। ये क्या मसला है, कोई मुझे मामला गड़बड़ लग रहा है। तू स्लो रख, लेकिन मोटरसाइकिल रोकी ना। अब मोटरसाइकिल चलता हुआ जा रहा है, रोशनी मोटरसाइकिल की हमने उसी तरफ रखी हुई है, स्पीड बिल्कुल स्लो है और जैसे हम उसके बिल्कुल करीब पहुंचे तो वो जो गठड़ी सी बनी हुई थी, जो हम पहले समझे पता नहीं क्या है, फिर हमें नज़र आया कि उसके शायद कपड़े से हैं, काले रंग के, कोई चादर सी है, जिससे हम एक राय कायम कर रहे थे कि इसके साथ कोई लगता है जिस्मानी ज़्यादती हुई है। एक काली बड़ी सी, जो उससे ज़्यादा बड़ी थी, चादर सी पड़ी हुई थी, जिसको हम दूर से देखते हुए आ रहे थे। अब हम जैसे जैसे करीब जा रहे थे तो वो काली चादर क्लियर होती जा रही थी। वो काली चादर नहीं थी, वो उसके सर के बाल थे जो सर से पीछे की तरफ आए हुए थे और इतना बड़ा गुच्छा बन गया था कि जितनी लड़की की जिसामत थी उससे बड़ा वो गुच्छा साइड पे पड़ा हुआ था, बालों का गुच्छा। और जैसे ही हम दोनों ने बालों की तरफ देखा तो दोनों चौंक गए। मैं अपने दोस्त से बोला यार ये क्या है। अब हमारी स्पीड और स्लो हो चुकी थी क्योंकि अब क्लियर हम उन बालों के गुच्छों को देख चुके थे और जैसे उसके बिल्कुल करीब से पहुंचे तो उसका मुंह दूसरी तरफ था, कमर हमारी तरफ थी और बिल्कुल उसको जब हम क्रॉस करने लगे, जैसे ही हम उसके बिल्कुल सामने पहुंचे,
अब दोस्त तो आगे चला आ रहा है, उसने भी देख लिया, उसकी भी हालत अजीब सी हो गई। स्पीड बिल्कुल स्लो है और जैसे ही हम उसको क्रॉस करके आगे जाने लगे तो मेरा दोस्त तो क्रॉस कर गया, बाइक की स्पीड स्लो थी, और लेकिन मेरी निगाह बिल्कुल उसी औरत की तरफ थी जिसका सर मैं देख रहा था, जिसके ऊपर पीछे से बाल और बाल के नीचे गुच्छा सा फैला हुआ था। कि तभी मैंने जब उसको क्रॉस करने लगा तो मेरी गर्दन भी साथ साथ मुड़ती गई, तो मैंने देखा कि वहीं पे बैठे बैठे उसका वजूद उसी जगह पे ही रहा जैसे वो बैठी हुई थी, पाँव इकट्ठे करके, कमर सड़क की तरफ करके, और जैसे ही हमारा बाइक उसके सामने से गुजरा तो मैंने देखा कि उसने वही गर्दन जो थी, जो परली साइड पे थी, वो उसने घुमानी शुरू कर दी। और जैसे जैसे मैं बाइक क्रॉस करता गया वो गर्दन घूमती घूमती बिल्कुल घूम के पीछे की तरफ आ गई। उसकी पूरी गर्दन घूम के बिल्कुल पीछे आ गई थी। अब सिर्फ ये था कि उसका पाँव दूसरी तरफ रह गए थे, जो सामने वाला हिस्सा होता है जिस्म का वो दूसरी तरफ रह गया था, गर्दन उसकी कमर वाली साइड पे, बैक वाली साइड पे आ चुकी थी। बिल्कुल ऐसे घूम गई थी जैसे 360 कोई घूम जाता है, बिल्कुल घूम के पीछे आ गई थी। और जैसे जैसे उसकी गर्दन घूम रही थी वैसे वैसे मैं भी उसको देखता हुआ जा रहा था और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आती जा रही थी और गर्दन घूमती जा रही थी। तब मैंने उसके चेहरे को उसी लम्हे उसके सामने से गुजरते हुए जब चेहरा देखा तो उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। काला स्याह चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। जिस्म उसका ऐसे लगता था जैसे एक लड़की का वजूद हो, लेकिन चेहरा इतना खौफनाक और झुर्रियों से भरा हुआ था कि उसकी आंखें के जगह अंदर ऐसे लगता था बड़े बड़े गड्ढे हैं और उन गड्ढों के अंदर काली स्याह कोई चीज़ थी। आंखें नहीं, जैसे काला स्याह होता है अंदर से, ऐसे काला स्याह था। नाक उसकी चूंच वाली और बहुत ही लंबी थी और नीचे उसका जो चेहरा था वो चूंच की तरह नीचे लंबा हुआ था और झुर्रियों से भरा हुआ, और नीचे खाल बकायदा लटक रही थी। ऐसी बूढ़ी खाल उसकी हो चुकी थी कि उसकी थोड़ी चूंचदार थी और नीचे उसका गोश्त लटक रहा था। और नाक इंतहाई लंबी, आंखों की जगह पे काला स्याह, गड्ढे गड्ढे के अंदर कोई काला स्याह सा और इंतहाई भयानक खौफनाक सी। बाल उसके काले स्याह थे। चेहरा ऐसा लगता था जैसे कोई 100 साल की बूढ़ी खौफनाक लंबी, इतनी लंबी नाक जैसे कोई उसके लिए 5-6 इंच 7 इंच लंबी नाक हो। यानी पहली निगाह ही चेहरे पे जो पड़ती थी वो बहुत लंबी नाक थी, ऐसे जैसे किसी ने एक्स्ट्रा नाक लगाई हुई और नाक के ऊपर नाक लगा लें तो वो कितनी लंबी हो जाएगी। ऐसे 5-6 इंच लंबी चूंचदार उसकी नाक थी। और उसी वक्त जब वो मुझे देख के मुस्कुराई तो उसके आगे के सारे दांत बाहर निकल आए। वो बहुत ही बड़े बड़े दांत थे, इतने बड़े दांत थे कि इंसानी दांत से कोई 4-5 गुना बड़े। हम मूवीज में देखते हैं, कहते हैं जैसे ड्रैकुला होता है वो खून पीता है, जैसे उसके 2 दांत निकलते हैं बड़े बड़े, उसके सारे ही दांत ऐसे बड़े बड़े थे। ड्रैकुला से भी बड़े बड़े दांत और चूंचदार, सारे उसके आगे ऐसे ही दांत थे। और वो मुझे देख के मुस्कुराई थी। और उसकी पूरी गर्दन घूम के पीछे की तरफ आ गई थी, उसकी कमर की तरफ, उसकी बैक वाली साइड पे आ गई थी और उसके बाल अभी भी वहीं पड़े थे और मुझे देख के मुस्कुराई थी। और उसकी नाक कितनी लंबी थी। मैंने दोस्त को कहा, ओए उधर देख, उधर देख। मेरे दोस्त ने भी उसी वक्त जब गर्दन मोड़ के देखा तो उसने भी उसके चेहरे को, उसकी गर्दन को पीछे घूमा हुआ और सब वही मंजर देख लिया जो मैंने देखा था। और उसी वक्त जब मेरे दोस्त ने भी पीछे मुड़ के देखा, मैं तो उसी की तरफ देख रहा था कि हम दोनों ने देखा वो खड़ी होना शुरू हो गई है। बाइक अब उसको क्रॉस करके आगे जा रहा है और उसी लम्हे जब हमने देखा वो खड़ी होनी शुरू हुई है, वो छोटी सी जो एक लड़की लग रही थी जिसके बारे में हमारी राय थी कि उसके साथ कोई ज्यादती हो गई है या कोई मसला हो गया, वो अपनी जगह से जब खड़ी हुई तो एक 10-12 फुट ऊंची औरत बन गई। और वो 10-12 फुट ऊंची औरत जैसे ही खड़ी हुई तो उसके बालों का गुच्छा इतना बड़ा था कि खड़े होने के बावजूद भी गुच्छा नीचे पड़ा हुआ था। 12 फुट ऊंचे बाल, फिर भी गुच्छे की सूरत में अभी भी काफी ज्यादा गुच्छा, यानी आधा गुच्छा उसके खड़े होने से उसके वजूद के साथ लग गया था, आधा गुच्छा अभी भी जमीन पे पड़ा हुआ था। और मैंने दोस्त को कहा, भाग भाग, भगा मोटरसाइकिल। और वो हमारी तरफ जैसे खड़ी हुई तो उस लम्हे भी हमने उसको खड़े होते जब देखा तो उसके पांव दूसरी तरफ थे, गर्दन पीछे की तरफ है,
कमर वाली साइड पे, गर्दन मुड़ी हुई है और उसी अंदाज में खड़ी हुई है कि खड़े होते ही कोई उसको देख ले तो हैरान हो जाए। चुड़ैल के पांव उल्टे होते हैं, इसकी गर्दन उल्टी थी। हमने मोटरसाइकिल तेज भगा दी। वो कहते हैं उस मोटरसाइकिल के 4 गियर थे, लेकिन इतना दिमाग हमारा खौफ दहशत से हम डर चुके थे कि तीसरे ही गियर पे हम मोटरसाइकिल भगाते रहे, चौथा गियर लगाना ही भूल गए। हमारे बाइक से आवाज़ें आ रही, क्योंकि मोटरसाइकिल को जब आप फुल तेज़ चलाते हैं ना तो उसको चौथा गियर लगाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमने गियर नहीं लगाया। कहते हमने मंड के रखी, तीसरे गियर में ही भगाते गए। कैसे चलाई, कैसे हम अपने गांव तक पहुंचे हमें नहीं पता। हमें ये पता था वो चुड़ैल हमारे पीछे आ रही है। वो डाइन थी, वो चुड़ैल थी, वो बला थी, वो उठ के खड़ी हुई थी हमारे पीछे आने के लिए। हम भगाते रहे, बाइक भगाते रहे यहाँ तक कि गाँव की लाइटें नज़र आनी शुरू हो गई। एक जगह पे जब लाइटें हमने देखी तो उस लम्हे हमने वहाँ पे मोटरसाइकिल रोका। कैसे ये सफ़र तय हुआ था, कितनी तेज़ी के साथ हम पहुँचे थे हमें नहीं पता था। वहाँ हमने रोक के इधर उधर देखा, पीछे देखा, कोई भी नहीं था। वो यकीनन कहीं रुक गई थी, क्या हुआ था, लेकिन हमें ये ऐसा महसूस होता रहा कि हमारे पीछे आ रही है। जल्दी से हम दोनों भागे अपने अपने घरों की तरफ। मैंने कहा यार तू अपने घर जा, मैं अपने घर जाऊँ। मैं जैसे ही घर गया तो मेरी ख़वातीन ने मुझे देखा, मेरे चेहरे का जिस तरह रंग उड़ा हुआ था, मैं शदीद खौफज़दा हुआ था। मैं सीधा गया अपने जाके माथा टेका। वो जो अपने भगवान के आगे इबादत करते हैं उसके आगे मैं माथा टेक के गिर पड़ा और मैंने फ़ौरी तौर पे जल होता है जो पानी जिसको वो कहते हैं, उनका बरकत वाला पानी जिसको जल बोलते हैं, वो जल का पानी मैंने उठाया, मैंने वो पिया, फिर मैंने माथा टेका। लेकिन मेरे जिस्म को बुखार होता जा रहा था, खौफ से मैं कांपी जा रहा था। घर वाले मुझसे पूछ रहे थे क्या हुआ, तुम लोग तो वहाँ पे पूजा पाठ के लिए गए थे, क्या हुआ? मुझसे बोला नहीं गया। वो रात कैसे मैंने गुजारी मुझे पता है। वो दोस्त तो घर पहुंच गया लेकिन उसको भी शदीद बुखार हो गया। और जब सुबह उसके घर वाले मेरे घर वालों के पास है और आके पूछ रहे थे क्या हुआ है, रात उसको शदीद बुखार हुआ पड़ा है, उससे कोई बात करते हैं वो जवाब नहीं दे रहा, वो गुमसुम सा है, वो शदीद खौफज़दा है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ है। मेरा नाम लेके उन्होंने कहा सोनू से पूछो कि क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा पूछो इससे क्या हुआ था। तो मैं खुद, वो मेरे घर वालों ने बताया कि सोनू की अपनी हालत ऐसे ख़राब है कि रात से खौफज़दा है। रात उसने आते ही मंदिर में माथा टेका है, भगवान के आगे माथा टेका है, जल पिया है और समझ नहीं आ रही। तो बुज़ुर्गों से बात की गई, बुज़ुर्गों ने हमें हौसला दिया और हमने फिर उनको सारा वाक़या बताया कि रात हमारे साथ क्या हुआ है। तो कुछ बुज़ुर्ग बोले कि वो चुड़ैल थी और कुछ बोले नहीं वो डाइन थी। बहरहाल उन्होंने कहा कि इन बच्चों को फ़ौरी तौर पर मंदिर में लेके जाओ, यही इसका हल है। वो हमें फ़ौरी दोनों को, हम बुखार की सी हालत में, हमसे चला नहीं जा रहा, मुश्किलों से हमें मंदिर लेके गए। मंदिर में हमारी उन्होंने पढ़ाई की, जो भी उनका एक सिलसिला होता है वो किया और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके वो कहते हैं हम ठीक हुए। अब मैं आपको उनका एक, जो मैंने कहा था मैं एक और कहानी भी सुनाता हूँ आपको, एक उनका मैसेज मैं सुना दूँ जो बड़ा अहम था। मैं आपको तो प्लीज़ मैनू कॉल करियो। मगर सर ਤੁਹਾਡਾ मैं बहुत ਵੱਡਾ फैन है, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਵਜ਼ਾਇਫ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਾਪੀ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਸੂਰੇ ਬਕਰਾ ਕੀ ਆ, सूरज यासीन की आ, चारों कुल क्या की चीज़ आ, ते आयतल कुर्सी की आ, ये सारा कुछ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਤਲ ਕੁਰਸੀ ਚਾਰੋਂ ਕੁੱਲ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਜ਼ਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ मेरी माता है ना, माता होई मम्मी। देखें ये मैंने मैसेज क्यों चलाया कि उन्होंने सूरत यासीन, सूरा बकरा, आयतुल कुर्सी, चारों कुल, उन्होंने कहा मैं मोबाइल पे सुनता हूँ, मैंने मज़हर भाई आपसे सीखा है इनको पढ़ के, मतलब कुरान मजीद को, सूरह बकरा को, सूरह यासीन, आयतुल कुर्सी, चारों कुल को मोबाइल पे चला के मैं पानी पे दम कर लेता हूँ, पीता भी हूँ, घर में छिड़कता भी हूँ। यकीन मानिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है ऑफ कैमरा स्टोरी में, हॉरर स्टोरी में ये बताते हुए कि उन्होंने मेरी वजह से ये चीज़ें अपने मोबाइल पे रखी हुई हैं, उसको सुनते हैं और पानी
दम करके पीते हैं। यकीन मानिए इनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला परेशानियाँ दूर करे। ये एक ऐसे रास्ते पे चल पड़े हैं, ऐसे रास्ते पे चल पड़े हैं, इम्तिहान थोड़े से इनके ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए इनकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत इनके लिए कमाल कर देंगे। आप मुझसे रब्ता कीजिए जी, इंशाअल्लाह ताला आपका जो मसले हैं मैं फ़ौरी आपके हल कर दूँगा। दूसरी कहानी की तरफ आता हूँ। दूसरी कहानी मुझे मुल्तान से भेजी है अब्दुल शकूर साहब ने। ये उनका रियल नेम है और जिनकी कहानी है, जिनकी वो सुना रहे हैं, कह रहे हैं उनका नाम सिर्फ हाफिज़ साहब ही रखते हैं। वो कहते हैं जी हमारे जानने वाले हैं, हम उनके साथ रोज़ उठते बैठते हैं। तो ये कोई वाक़या कुछ ज़्यादा पुराना नहीं है, कोई तकरीबन 6-7 साल पुराना वाक़या है। हम हाफिज़ साहब के साथ अक्सर बैठे, रात को हम गपशप होती थी और उनसे बातें वगैरह होती, तो उनको कहते हैं हाफिज़ साहब कोई वाक़या सुनाएं, ये है वो है। एक दिन ऐसे जिन्नात की इधर उधर की बातें हो रही थी, तो हमने कहा हाफिज़ साहब आपकी ज़िंदगी में भी कभी ऐसा वाक़या हुआ? हाफिज़ साहब का तारुफ ये है, वो इंतहाई नेक शख्स हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, चेहरे पे उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, कारोबारी शख्सियत हैं, लेकिन यह है कि उनकी कौल और फेल से, उनकी ज़ात से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं, हर उस नेक काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की कोशिश करते हैं जो इंसानियत की भलाई के लिए होता है। और उन्होंने कहा मदर साहब हमने उनको आपकी तरह देखा है, हाफिज़ साहब को वो दीन धर्म नहीं देखते, इंसान को कहते हैं कि इंसान सबसे बड़ी, अल्लाह की प्यारी चीज़ इंसान है और मेरा मज़हब सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत है। वो ख़ुद मुसलमान हैं, 5 वक्त के नमाजी, तहज्जुद गुजार हैं, लेकिन वो ये जुमले कहते हैं कि मेरा मज़हब इंसानियत है, जितने भी इंसान हैं अल्लाह की मखलूक हैं, तो मुझे इन सब से प्यार करना है। और कहते हैं मदर साहब उनकी बातें भी सेम आपकी तरह हैं कि हुस्न इखलाक इतना अच्छा कर लो ज़िंदगी में कि तुम्हारे हुस्न इखलाक से मुतासर होकर, इम्प्रेस होकर कोई भी आपके दीन को कबूल करेगा तो ये सबसे बेहतरीन बात होगी। और जितना भी उनका हल्का अहबाब है सब उनको बेइंतहा इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से कह के मार के उनको हंसते हुए नहीं देखा, अपने काम से काम करते हुए देखा। और जब भी देखा है लोगों की मदद करते हुए, जब किसी को कोई भी मदद की ज़रूरत होती है हम भी कह देते यार हाफिज़ साहब के पास चले जाओ। हाफिज़ साहब के पास वो चले जाते और हाफिज़ साहब दिल खोल के उनकी मदद करते, यहाँ तक कि अपना काम छोड़ के भी उनके साथ चल पड़ते। कई पंचायतें ऐसी होती जिसमें हाफिज़ साहब को बुलाया जाता कि आप हमारा फ़ैसला कर दें, तो वो पहले कह देते देखो मैं तो काम इंसान हूँ, लेकिन पहले तहिया कर लो, मैं जो कहूँगा क्या तुम दोनों को मंजूर होगा? तो कहते हैं जी आपका फ़ैसला मंजूर होगा। और वो जो भी फ़ैसला करते, हक सच का फ़ैसला करते और लोग मान लेते। ऐसे हम हाफिज़ साहब के दोस्तों में शामिल हैं, हम भी खुशनसीब हैं कि ऐसे शख्स के हम दोस्त हैं। हम उनके साथ बैठे हुए थे, तो हाफिज़ साहब को अपनी ज़िंदगी का कोई एक वाक़या सुनाइए। हाफिज़ साहब कुछ देर सोचते रहे और उसके बाद मुस्कुराए और कहा आप कई दफ़ा कह चुके हैं, चलें मैं आज आपके साथ एक वाक़या शेयर करता हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं एक कारोबारी शख्सियत हूँ और माल उठाने के लिए मैं अक्सर लाहौर जाता हूँ। बच्चे भी जाते हैं लेकिन कभी कभी मैं चला जाता हूँ। पहले हमेशा वही जाते थे, अब उनके बच्चे जाते हैं। तो मैं लाहौर जाता हूँ और लाहौर में बड़े बड़े डीलर हैं, शालमी मार्केट से भी कुछ सामान उठाना होता है, कुछ डीलर हैं उनसे मिलना होता है, उनके कंटेनर आते हैं तो उनसे सारी डील करनी होती है, उनको पेमेंट वगैरह करनी होती है और वो सामान भेज देते होते हैं। तो एक दफ़ा ऐसे प्रोग्राम बना, हम 3 दोस्त थे, तीनों ही बिजनेसमैन थे, तो हम तीनों ने प्रोग्राम बनाया कि यार लाहौर चलते हैं। हम जब भी लाहौर जाते थे तो अपनी गाड़ी पे नहीं, बस पे जाते थे। तो तीनों ने कहा चलो यार प्रोग्राम बनाते हैं और चलते हैं। अब हमारा ये जो ट्रिप बना ये लाहौर में तकरीबन कोई 3 दिन का ट्रिप था कि 3 दिन हम वहाँ पे रहेंगे। काम इस तरह के थे, मेरे काम जो थे वो तकरीबन कोई 2 दिन के थे, बाकी जो दोस्त थे उनका 3 दिन का काम था और वो कह रहे थे हो सकता है शायद 4 दिन भी लग जाएं। तो मैंने कहा ठीक है। एक मखसूस होटल, हम उधर जाके तीनों अलग अलग कमरों में रहते थे और वो ना होता तो फिर एक और होटल था, हम वहाँ पे जाके रहते। 2 ही होटल थे हमारे जहाँ पे हम लाजमी वहीं स्टे करते थे। वो भी उस तरह की तबीयत के माले के वो नान और इस तरह की जो लाहौरी खाते हैं ना वो नहीं खाते थे। उन होटल में रुकने का उनकी वजह ये थी, वो ये बताते हैं कि उस होटल से उतर के थोड़ी दूर एक और होटल था, वहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता था, जहाँ पे रोटी बड़ी सादा होती थी, नान वगैरह नहीं होते थे। मैदे की रोटी होती है, जो आटे की रोटी होती है वो मुल्तान में वो लोग खाते हैं, अपने आटा पिसवा के खाते हैं, तो उनको ये बड़ा कॉन्शियस होता है कि यार रोटी हमें अच्छी मिले। वो कहते हैं जी हम जो जिस दिन रवाना होना था तो उसी दिन, उससे पहले वो जो हमने रवाना होना था तो उससे पहले ये किया कि मेरे पास जो कैश वगैरह था
तो हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि यार हमारा एक कारोबारी तरीका होता है कि यार इसको इस अकाउंट में डाल दो तो वहाँ पहुँच के ये मसला नहीं होगा, इसका इतना हम निकाल सकते होते हैं, वहाँ पे हम पेमेंट कर देंगे। चेक में वो नहीं, लोग नहीं लेते कारोबारी शख्सियत, वो डायरेक्ट पेमेंट लेते हैं। तो उनका जो इस तरह का अकाउंट था तो हमने उसमें डाल दिए कि वहाँ से हमें निकालने में पता था कि इतना लिमिट है, हम इस तरह निकाल लेंगे। वो एक उन्होंने गोल मोल सा जवाब दिया, मतलब वो नहीं बताना चाह रहे ना, और लोग बताते भी नहीं हैं। तो मेरा भी जो अमाउंट थी जो मैंने उधर जमा करानी थी वो सारी उनको जमा करा दी कि ठीक है। और पहले भी हमारा ऐसा हो चुका था। और जिस दिन हम रवाना होना था, हमारी कोई तकरीबन शाम की 4 बजे की बस की टिकटें थीं और हमने जाना था। तो सुबह सुबह मेरे घर कुछ लोग आ गए और उन्होंने कहा जी आपकी मदद की ज़रूरत है। मैंने कहा जी हुक्म कीजिए। उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, आप हमें टाइम दे सकते हैं। मैंने कहा जी क्या टाइम चाहिए आपको? वो मामला इस तरह का था कि उन्होंने कहा जी आप हमें 2 बजे का टाइम दें। मैंने कहा यार मेरी तो 4 बजे की टिकट है, आज मैं जा रहा हूँ। उन्होंने जब अपना सारा वाक़या मुझे सुनाया तो मुझे लगा नहीं, ये कारोबारी मामलात से भी बड़ा अहम वाक़या है, मुझे रुकना चाहिए। मैंने कहा ठीक है यार। मैंने फ़ैसला किया, दोस्तों से कहा यार तुम लोग रवाना हो जाओ, मैं कल इंशाल्लाह वहीं पहुँच जाऊँगा। उन्होंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा यार एक मजबूरी आ गई है, करीबी मेरे रिश्तेदार हैं, उनका कोई इस तरह का मामला है तो मुझे देखना पड़ेगा। वो जानते थे। उन्होंने कहा ठीक है हम रवाना हो रहे हैं, आपका कमरा हम बुक करवा देंगे अपने साथ वाला, आप आ जाइएगा। मैं जी 2 बजे उन लोगों के पास पहुंचा। वो एक बहुत ही सीरियस किस्म का मामला था, बड़ा गंभीर किस्म का। खैर उसको मैं जो हल कर सकता था उस मामले में मैं इन्वॉल्व हो गया और उस मामले में मैं जितना कुछ कर सकता था वो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। और अगले दिन की मैंने जो मुझे टिकट मिली बस की, वो अगले दिन की मैंने 2 बजे की टिकट करा दी। अब मामला सारा तय हो गया, उनकी सारी आपस में मैंने सुलह करा दी और जो फैसला हुआ था उसके तहत एक उनकी बहन थी, बेवा बहन, जिसका हक मारा गया था, तो उस बहन को अब रकम देनी थी। जायदाद का ही मसला था, मैंने सारा हल कर दिया था। तो इस हिसाब से बनता ये था कि आप 10 लाख रुपए आप उस बहन को दे दें। मैंने इस अंदाज में तकसीम कर दिया था। तो उन्होंने कहा जी ठीक है हमें मंजूर है। अगले दिन तय हुआ जी, हमारी जो बहन है लाहौर में ही रहती हैं, बेवा हैं, बच्चे हैं उनके, हम आपको कैश दे देंगे, आप कल जाते हुए कैश ले जाइएगा 10 लाख रुपए। मैंने कहा यार 10 लाख रुपए इस तरह जेब में लेके जाना ठीक नहीं है, कोई और हल करते हैं। उन्होंने कहा जी हम पहले अरेंज तो कर लें, क्योंकि मैं चाह रहा था, मेरे ही हाथ में था, उनकी बहन को पैसा मिलता तो बाकी मामला तय होते, जब तक उसको पैसा ना मिलता इनके मामला तय ना होते। मुख्तसर ये कि अगले दिन वो उन्होंने 9 बजे आना था, वो 9 बजे ना आए, 10 बजे ना आए। तो मैं 2 बजे मेरी टिकट थी और मैंने कहा भैया मुझे लग रहा है कि ये भाग गए हैं या क्या हुआ है। हाफिज़ साहब कहते हैं 2 बजे की मेरी टिकट थी, मैंने घर से तकरीबन कोई 1:30 बजे निकलना था। तो उनका मुझे फ़ोन आ गया तकरीबन कोई 12 बजे के, सर आप कहाँ हैं? मैंने कहा यार मैं तो तैयारियों में हूँ, बस मैं निकलने लगा हूँ, मेरी 1:30 बजे की टिकट है, तुम लोगों ने तो धोखा दे दिया। उन्होंने कहा जी धोखा नहीं दिया, हम पैसे अरेंज कर रहे थे, हम अपने वादे पे कायम हैं और हमने पैसे अरेंज कर लिए हैं, तो आप हमें कहाँ मिल सकते हैं? मैंने कहा जी फिर एक काम करते हैं, मैंने 1:30 बजे घर से निकलना है और मैं 1 बजे अब घर से निकलूँगा, जो मेरे रास्ते में कोई जगह आती है वहाँ पे आप मुझे मिल लें। उन्होंने कहा जी आपने फ़लाँ बस से जाना है? हमने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा जी एक काम कीजिए, उससे उधर एक होटल है फ़लाँ जगह पे। उन्होंने कहा हाँ जी है, वहाँ पे आ जाइएगा, हम आपको कैश दे देंगे। हाफिज़ साहब कहते हैं मैं वहाँ पे पहुँच गया, उस होटल के बाहर जल्दी थी मुझे, मैं अंदर गया और जाके बैठा। उन्होंने कहा जी क्या खाएं पिएंगे? मैंने कहा कुछ नहीं। उन्होंने कहा जल्दी से मेरे लिए चाय मंगवा ली। चलो मैंने कहा यार चाय पी लेता हूँ। मैंने चाय पी ली और लोग और भी बैठे हुए थे, रश पड़ा हुआ था। उन्होंने जी कैश निकाला और कहा जी टेबल पे रख दिया कि ये पैसे ले लें जी, 10 लाख रुपया, 5-5 हज़ार वाले वो नोट थे, 2 गठियाँ थी, गिन लें जी। मैंने कहा यार तुम्हारी बहन को ही देना है, कम होंगे तुम्हारी बहन को जाएंगे, पूरे होंगे तुम्हारी बहन को जाएंगे, इतना टाइम नहीं है मैं बैठ के गिनूँ, और वैसे भी पब्लिक प्लेस है, इधर मैं सबके सामने बैठ के गिनूंगा, सबकी नज़रों में आ जाऊंगा, कमाल करते हो यार तुम, इसको तो छुपा के देना चाहिए था। खैर मैंने वो पैसे उनसे लिए और एक कापी इधर, वास्केट जो पहनी हुई थी शलवार में, इसके ऊपर एक कापी इधर, एक कापी मैंने इधर रख दी। लो जी हम वहाँ से मैं रवाना हुआ और उनके साथ थोड़ी देर बैठा, चाय शाय पी और उसके बाद मैं बस में पहुँच गया।
मैंने जाके अपनी टिकट परचेज़ की और टिकट लेके मैं उस बस में जाके बैठा तो बस अक्सर खाली पड़ी हुई थी। ज़्यादातर सीटें मैंने देखा आज ये खाली जा रही है, टाइम पे निकलने वाली बस थी। थोड़ी देर के बस रवाना हो गई। तकरीबन बस को चलते हुए कोई 2-2.5 घंटे हुए होंगे, मुझे याद नहीं है कि बस रास्ते में एक जगह पे स्टॉप करती है। तो बस ने आके एक जगह पे स्टॉप किया और मुझे नमाज़ पढ़नी थी। मैंने फ़ौरी तौर पे एक सफ़र के लिए जो नमाज 2 नफल होते हैं मैंने फ़ौरी तौर पे वहाँ पे अदा की। तो मेरे साथ एक और शख्स ने भी आके नमाज अदा की। बड़ा नौजवान किस्म का बंदा था और उसने नमाज मेरे साथ ही नमाज अदा की। 2 ही बंदे थे हम जो नमाज अदा कर रहे थे और नमाज़ पढ़ के हम जैसे ही खड़े हुए तो उसने मुझसे मुसाफ़ा किया कि अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा जी वालेकुम अस्सलाम। तो वो भी कोई मेरी तरह मुसाफिर था, उधर कहीं फिर रहा था। तो वैसे जिस तरह इंसान एक दूसरे को सलाम दुआ करता है, क्या हाल है, खैरियत से हैं, ठीक हैं, और ऐसे मैंने कहा चलें कुछ चाय तो पी ली थी, अगर कोई जूस ले लेता हूँ। मैं ऐसे जूस लेने के लिए आगे बढ़ा तो वो नौजवान भी उसी वक्त मेरे साथ आगे बढ़ा और उसने भी वहीं से कोई जूस लिया और देखा। मैंने कहा यार मुझे भी एक जूस दे दो। तो उसने उठा के एक जूस मुझे पकड़ा दिया, कहते हैं ये ले लें। मैंने कहा नहीं यार मैं ले लेता हूँ, आप लें। उन्होंने कहा आप बुज़ुर्ग हैं हमारे, कोई बात नहीं आप ले लीजिए। मैंने कहा नहीं भाई आप लें, अपना लें। खैर उन्होंने अपना जूस लिया, मैंने अपना जूस लिया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग अपने अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए। वो जिधर भी रवाना होना था उसने वो उधर इधर हो गया। मैं अपनी गाड़ी की तरफ आ गया। मैं जैसे ही गाड़ी में आके बैठा हूँ अपनी सीट पे, मेरी वाली साथ वाली सीट खाली थी, तो मैंने देखा वो नौजवान भी अंदर आ रहा है। तो मुझे आते बहुत अच्छा लगा था, बड़ा अच्छा नौजवान था। मुझे आके देख के उसको कहता है आप भी इसी गाड़ी में जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी। अच्छा तो आप लाहौर जा रहे हैं? मैंने कहा जी मैं लाहौर जा रहा हूँ। अच्छा तो उधर कौन है आपका, किस कोई दोस्त हैं, वो मिलने वाले हैं? जैसे बंदा कोई गपशप छेड़ देता है। तो मैं भी उनसे बात करना शुरू हो गया। तो वो ऐसे ही चलते चलते मेरे साथ बैठ गया, सीट कहीं उसके आगे थी, मैंने भी कोई बुरा नहीं माना। हम बातें करना शुरू हो गए और बहुत ही अच्छा और मिलनसार ऐसे बातें करने वाला। तो हम दोनों इस तरह बातें करते रहे। तो उसने कोई खाने के लिए कोई चीज़ जो लेके आया था, चिप्स का एक पैकेट, वो खा रहा था, उसने मेरे आगे भी कर दिया। मैं भी उसके साथ इस तरह खाना शुरू हो गया। उसने बार बार कहा, क्योंकि पहले उसने बोतल की ऑफ़र की थी, मैंने नहीं ली और उसने भी अच्छा नहीं लगा था मुझे। खैर उसने मुझे दिया, मैंने भी 1-2 चिप्स खाए, हम दोनों चिप्स खाते रहे और ऐसे हम बातें करते रहे इधर उधर की। फिर इस्लाम के ऊपर उसने मुझसे बातें शुरू कर दी। अच्छा मुझे इस्लाम सीखने का बहुत शौक़ है, मैं दीन को स्टडी कर रहा हूँ और ये है ये। मुझे उस पर लगा कि इस नौजवान को बहुत सीखने का शौक़ है। मैं भी उससे इस्लाम की बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू हो गया। हम दोनों के बीच में इस तरह की ठन गई कि मुझे उसके साथ बहुत अच्छा लगा बातें करते हुए। और थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसे नींद से आने लगी और मैं ऐसे टेक लगाई तो मैंने देखा वो भी अब ज़रा सोने लगा है। वो भी सर टेक लगा के, बातें करते बंदा थक जाता है, टेक लगा के सो गया, मैं भी सो गया। उसके बाद कब आँख खुली, बस में ही थे, लाहौर आने वाला था और फिर हम लाहौर आ गया, बैठे एक दूसरे को खुदा हाफिज़ किया। वो उठ के चला गया। जिस वक्त मेरी आँख खुली वो उस वक्त मेरे साथ वो भी सोया हुआ था। तो मैं भी उठ गया, वो उठ गया, फिर एक दूसरे को हमने खुदा हाफिज़ किया। उन्होंने कहा मैं जी पीछे बैठता हूँ, मेरा सामान वगैरह पीछे पड़ा है। मैंने कहा ठीक, वो पीछे बैठ गया और हम उतरे हैं और अपने अपने रास्तों की तरफ चल पड़े हैं। और मैं सीधा पहले होटल की तरफ जाना था। मैं पहले का दोस्तों को कहा हुआ था मैं इतने बजे तक पहुंच जाऊंगा, तो मैं सीधा पहले होटल पहुंचा। मेरा कमरा वहाँ पे बुक हुआ था और मैं गया, उनसे मिला और गपशप की और सारा कुछ किया। तो उन्होंने कहा कैसी रही वो मीटिंग, मुझसे पूछना शुरू हो गया। मैंने बताया जी वो ठीक थी, ये था वो था, सारा बताया। तो उन्होंने कहा तो अच्छा ठीक है, तो अब क्या वो करना है आपने? मैंने कहा जी उनकी बहन को पैसे देने हैं और उसका सारा माजरा है। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो मुझे याद आया कि यार उनकी बहन को पैसे भी देने हैं। बास्केट में कमरे में उतार के आया था, उनके कमरे में बैठा था। तो आज शाम को रात को मैं टाइम करके पहले उनकी बहन को जो है ना, मैं टाइम रात तो हो चुकी थी ऑलरेडी, मैं उनकी बहन को पैसे भी दूँगा। मैंने कहा यार आज नहीं, मैं कल इंशाल्लाह इनकी बहन को पैसे दे दूँगा। मैं उनके साथ बैठा, गपशप की। उठ के मैं कमरे में गया और मुझे एकदम याद आया कि यार मैं पैसे तो कवर कर लूँ। वो मैंने बाद में चेक ही नहीं किया था। बास्केट में जेबें मेरी इस तरह की थी और गहरी जेबें थी, उसमें मैंने रखे हुए थे। खैर मैंने जाके पैसे हाथ में डाला तो एकदम से मेरी जान निकल गई, पैसे नहीं थे। मैंने इधर हाथ मारा, इधर हाथ मारा, दोनों जेबों में पैसे नहीं है। अब मैं परेशान, पैसे कहाँ गए?
मुझे ये अच्छी तरीके याद था कि मैंने उधर होटल में तो रखे थे इन दोनों जेबों में अच्छी तरीके, उसके बाद को तो मैंने चेक ही नहीं किए थे क्योंकि मैं पैसे रखता नहीं था, और जब रख देता था तो बार बार मैं चेक नहीं करता था ताकि किसी को शक ना पड़े। सफ़र में चेक करते हैं ना बार बार, लोग को शक पड़ जाता है। या अल्लाह पैसे कहाँ गए? 10 लाख है। मैं ठीक है कारोबारी शख्सियत हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, लेकिन 10 लाख मेरे लिए भी एक बड़ी अमाउंट थी कि ये मेरे ऊपर पड़ जाएंगे। मैं परेशान हो गया कि ये क्या हुआ है। मुझे रात को नींद ही ना आए और मैं अजीब से अंदाज में बैठा हुआ हूँ कि रात को तहज्जुद का टाइम हो गया। मैंने मुसल्ला बिछाया और बैठ गया। मैंने सिर्फ इतना कहा या अल्लाह मैं तो तेरी हमेशा तेरी इंसानियत की खिदमत करने की कोशिश की। मेरे आंसू बह पड़े कि ये 10 लाख रुपया मेरे ऊपर आ गया है, कहाँ गया कैसे गया मुझे तो नहीं पता या अल्लाह। तो मैंने कुछ रो के रब से गिड़गिड़ा के ये कहा कि या अल्लाह पता नहीं किस बात पे तू नाराज़ हुआ है, मेरा इम्तिहान ले रहा है, मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ या अल्लाह इस इम्तिहान के। ये 10 लाख तो मैं दे दूंगा लेकिन बहुत पीछे चला जाऊंगा क्योंकि उसके बाद कुछ जिम्मेदारियां थीं। मसला ये नहीं था कि 10 लाख निकालने से मैं बैठ जाता, मेरी कुछ जिम्मेदारियां इस तरह की थीं जो मैंने पूरी करनी थी और उसमें मुझे पैसे चाहिए थे। खैर मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, गिड़गिड़ाया, रोया और उसके बाद मैं बैठ गया थोड़ी देर कुरान मजीद की तिलावत की। फजर का टाइम हो गया, फजर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद दोस्तों ने कहा हाँ क्या प्रोग्राम है। हमने कहा चलो यार मार्केट चल रहा है। मैंने कहा यार आज मैं मार्केट नहीं जाऊंगा, मैंने उस औरत को पैसे देने हैं तो पहले मैं पैसे दे आऊँ। वो कहते हैं कि यार तेरा वो सामान ये, मैंने कहा यार वो मैं कल कर लूँगा, आज मैं ज़रा पैसे दे आऊँ, पहले ये काम कर रहा हूँ उसके बाद फिर वापस आते हैं। वो कहते हैं जी ठीक है। मैं जी पैसे तो मेरे पास थे नहीं, मैं पैसे कहाँ से देता। तो दोस्त को मैंने कहा यार वो पैसे निकाल दो जो मेरे कारोबारी पैसे थे। वो यही समझे कि कारोबार के लिए मैंने जाना है और पैसे औरत को दे के अपने कारोबार के। उन्होंने मुझे पैसे 10 लाख मतलब जितने मैंने उनको कहा 10 लाख रुपए उन्होंने दे दिया। मैंने 10 लाख रुपए उठाया, उसकी बहन की तरफ गया और उसका घर ढूंढा और जो कुछ था वो मैंने पैसे अमानत उसकी बहन की थी, उसको बैठ के समझाया, उनके बच्चों पे सर पे हाथ रखा और पैसे उनको दे दिए। वापस आया मैं, दोस्तों की नज़रों में मैं सामान लेने गया हूँ, मैं कमरे में आ गया हूँ। मैं कमरे में आके बैठा रहा हूँ, आयत पढ़ता रहा हूँ और बैठा रहा हूँ। शाम का टाइम हो गया कि दरवाज़ा नॉक हुआ है। मैंने दरवाज़ा खोला है, बाहर एक बुजुर्ग खड़े हुए थे। मुझे कहते हैं बेटा ये शापर तुम्हारा गिरा हुआ था बाहर। मैंने कहा जी कौन सा शापर? उन्होंने एक येलो कलर का थैली नहीं होती कप जो एक इन्वेलप भी होता है, वाइट होता है, एक येलो नहीं ब्राउन कलर का इन्वेलप होता है, ऐसे बड़ा सा इन्वेलप था और उस इन्वेलप के ऊपर वो मेरा ही इन्वेलप था, वो जो मेरी सामान वगैरह था उसके अंदर का इन्वेलप था। वो एक बड़ा सा इन्वेलप होता है, उसके अंदर मेरे कुछ कागज़ थे। तो मुझे उन्होंने कहा बेटा ये इन्वेलप बाहर गिरा हुआ था, ये आपका तो नहीं है? कमरे के बाहर मैं गुजर रहा था तो आपके दरवाजे के आगे पड़ा था, तो मैंने कहा ये आपका नाम, मैंने देखा मेरा नाम भी लिखा हुआ था। मैंने कहा जी जी ये तो मेरा है। कहते हैं ये बेटा ये ले लो। उन्होंने मुझे दिया और आगे बढ़ गए। मैं अंदर गया, इन्वेलप को ऐसे गुस्से में रखने लगा, शॉपर के अंदर था वो इन्वेलप। मैं ऐसे रखने लगा तो एकदम मेरे जहन में आया कि इन्वेलप तो बैग में से था, बैग में से बाहर कैसे निकल गया? उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स थे मेरे। मैं एकदम परेशान हुआ और मैंने बैग को खोल के देखा कि बैग में से तो कोई चोरी तो नहीं होगी, किसी ने सामान निकाल लिया हो। मेरा बैग बिल्कुल सही हालत में था, उसमें कुछ भी नहीं निकला। तो इन्वेलप कहाँ से गया? इन्वेलप बैग में नहीं था, तो ये इन्वेलप कहाँ से आया? मैंने जल्दी से इन्वेलप को उठाया और इन्वेलप को जब मैं पकड़े हुए था और जाके रखा तो उस वक्त तक मेरा दिमाग माउफ था, परेशान था, मैं शदीद उलझा हुआ था। उन्होंने कहा जी ये सच्ची बात है, लेकिन मायूस नहीं हुआ था। ये था कि अल्लाह ताला है ना, वो करेगा। और जब मैंने उसको रखा तब भी मुझे एहसास नहीं, जब मैंने उसको उठा के एकदम खोला कि इसको देखूं इसमें ये कहाँ है, उस एनवेलप को खोला तो उसमें से 10 लाख रुपया रखा हुआ था। उस तरह गठियां नहीं थी, अब छोटे छोटे होके कि ऐसे प्रेस करके रख के दिया गया था कि पता ही ना लगे इसमें गठियां हैं, कि नकली तो नहीं है। मैंने देखा नहीं असली पैसे हैं और मैं सारा देखा, ये देखा ये क्या है। मैं एकदम परेशान हो गया, ये तो एनवेलप था और उसमें वही 10 लाख रुपए थे, ये क्या माजरा है। खैर मैं उठा, जल्दी से बाहर निकला। बुजुर्ग कहाँ थे? कमरे में इतनी टाइम थी, गुजर चुके थे। मैं भागता हुआ नीचे गया और होटल वालों को कहा कि यार अभी एक बुजुर्ग आए थे, वो जो नीचे जा रहे थे, वो
गए हैं? उन्होंने कहा जी अभी तो नीचे कोई नहीं आया। हमने कहा नहीं, एक बुज़ुर्ग आए थे तो वो गुज़र के गए हैं, मैं अब उनको खुल के बता भी ना पाऊँ और मुझे उनका कोई बताएं वो कहाँ हैं। कहते हैं जी नहीं, अभी तो कोई बुज़ुर्ग नहीं है, और जिधर आप लोग ठहरे हुए हैं, जिस रॉ में आप लोग ठहरे हुए हैं, वहाँ पे सिर्फ 3 कमरे आप लोगों के हैं। 2 आपके दोस्त हैं, मैं उनको सारा बता चुका था, मेरा कमरा दोस्तों ने कराया था। 2 आपके दोस्त हैं, 1 आप हैं, उधर तो ठहरा हुआ कोई नहीं है। वो मैंने कहा जी बुज़ुर्ग गए हैं, बुज़ुर्ग ठहरे हुए हैं, उनका ये हुलिया है, ये सारा कुछ है। वो कहते हैं नहीं है जी। बहस इतनी हो गई कि मेरे दोस्त भी आ गए शाम को। मैंने उनको सारा वाक़या बता दिया। मैंने कहा यार ऐसे बुज़ुर्ग गए हैं, पैसे दे गए हैं, पैसों का ये मामला है, मैंने तुम्हें भी नहीं बताया था। बुज़ुर्ग यहाँ से गए हैं। कहते हैं कैसे बुज़ुर्ग थे? मैंने उनको हुलिया बताया। बिल्कुल एक सादा सा इंसान जिस तरह होता है, शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, छोटी छोटी सफ़ेद सी दाढ़ी थी, उम्र होगी तकरीबन 65-70 साल। सिर्फ एक साफ़ा सा बांधा हुआ था, देहाती लोग जिस तरह बांधते हैं इस तरह का एक साफ़ा सा बांधा हुआ था, शलवार कमीज़ पहनी हुई थी, सॉरी बांधा कह रहा हूँ, कंधे पे एक साफ़ा सा रखा हुआ था और शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। बिल्कुल आम से कपड़े थे, और कपड़े भी इस तरह के जिस तरह वो कुर्ता टाइप होता है, यानी आगे कलफ नहीं होते, गोल सा होता है, कुर्ता टाइप पहना हुआ था, और यहाँ सीप निकला हुआ था, और बिल्कुल नॉर्मल सी शक्ल के थे। आए, ये मुझे दिए और चले गए। मैंने कहा टाइम क्या हुआ है? तो मैंने कह रहा है टाइम तकरीबन, वो कह रहे हैं मुझे जो याद पड़ता है वो 4:15 बजे का टाइम था, पूरे 4:15 का। उन्हें कहा आ जाओ नीचे। नीचे गए, मैनेजर से गपशप की, मैनेजर आ गया और मैनेजर को कहा कि यार हमें CCTV दिखाओ। उसने कहा क्या हुआ है? जान पहचान थी, हम बड़े पुराने उनके थे, तारुफ कराया, सारा मामला बताया। बुज़ुर्ग देखना, एक बुज़ुर्ग हैं, वो कहाँ से आए हैं, पैकेट कहाँ पड़ा था, क्या मामला है। तो उन्होंने CCTV लगे हुए थे, कैमरे लगे होते हैं, उन्होंने कैमरा 2 बजे से लेके हमारे सामने 6 बजे तक, 4 नहीं तो 4:15 हुआ होगा, 4:15 नहीं तो 4:30 हुआ होगा, 4:30 नहीं तो अगर पहले आ जाएं तो 3 बजे हुआ होगा, 3:30 हुआ होगा, लेकिन मुझे याद है सही तरीके टाइम 4:15 था। 2 बजे से लेके 6 बजे तक हमने कैमरा देख लिया, हमारे अलावा वहाँ पे कोई आया ही नहीं था। मैंने कहा यार बुजुर्ग आए हैं। उन्होंने कहा यार आपके सामने है। फिर उनको कहा कि 1 बजे से देखो, 1 बजे से 7 बजे तक देखो। 1 बजे से 7 बजे तक वो पूरी गली जो जहां पे कैमरा लगा हुआ था खाली है, सिर्फ हम लोग आते हैं, वो भी आगे जाके मेरे दोस्त आते हैं या मैं हूं। वो भी कब? जब बहुत पहले मैं कमरे में आया था या मेरे दोस्त हैं, उससे पहले जो 2 बजे से लेके 4 बजे तक, 7 बजे तक हम उनको कहा, उसमें है ही कोई नहीं, बंदा कोई नहीं है, आया ही कोई नहीं है, खाली पड़ा हुआ। कह रहे हैं सर यहां कोई नहीं आया। आपको बताया भी था लड़कों ने कि वहां पे कोई नहीं आया, कैमरा भी गवाही दे रहा है, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं था। खैर हम लोग आ गए, अब कैमरे में भी कोई नहीं, बुजुर्ग पैसे दे गया है, बाहर भी कोई पैसे नहीं पड़े हुए नजर आए, और हम लोग परेशान हैं कि ये क्या हुआ है। तो मेरे दोस्त कहते हैं कि बस ठीक है यार, तुझे गैबी मदद आनी थी, आ गई, छोड़ तो अब अल्लाह का जिक्र कर। खैर हमने काम शम किया और हम लोग अपने अपने उसमें मसरूफ़ हो गए। तकरीबन इस वाक़ये के कोई 1.5 साल बाद, वो कहते हैं सही तरीके मुझे याद नहीं, 1.5 साल बाद मुझे एक दोस्त थे, उनके ज़रिए एक पैगाम मिला कि यार आपको थाने चलना है। मैंने कहा यार खैर है, क्या हुआ है? उन्होंने कहा जी चलना है। हम लोग थाने गए तो वो जो थानेदार साहब थे उनके दोस्त से मिले, उनसे गपशप की और सारा कुछ किया, और मतलब कुछ चीज़ें उन्होंने कहा ना इसमें से निकाल दीजिएगा। मैं निकाल रहा हूँ, असल कहानी आपको सुनाना मकसद है, लोग छुपाते हैं ना अपना। बहरहाल वो थाने पहुँच गए और थाने में उनको लेके गए जेल में। जिस शख्स को दिखाया वो अंदर बंद था, ये वही नौजवान था जो उनके साथ गाड़ी में बैठा था। उन्होंने कहा देखिए हाफिज़ साहब इसको पहचानते हैं? मैंने कहा हाँ मैं इसको पहचानता हूँ, ये मेरे साथ मिला था, याद आ गया, ये मेरे साथ गाड़ी में सफ़र कर रहा था, इसने मेरे साथ गाड़ी में सफ़र किया था, इसको दीन सीखने का शौक़ था और इस तरह। उन्होंने कहा नहीं जी ये बहुत बड़ा चोर है, ये अपनी इस मासूम शक्ल का फ़ायदा उठाता है और ये वारदातें करने वाला बंदा है, वारदाती है। और इसको हमने जब पकड़ा है तो इसने बहुत सारी चीज़ें जब मानी हैं, इसमें आपका ID कार्ड भी था, कापी थी उसकी इसके पास। बहरहाल उसने वो इनकी तलाशी ली थी। उन्होंने कहा जी क्या मतलब? उन्होंने कहा जी इसने आपके पैसे चोरी किए थे, 10 लाख रुपया। ये बहुत सारी चोरियाँ माना है हमने, इसकी लतरोल किए, तो उसमें एक आपका भी ये इसने बनाया है, बताया है। तो वहाँ पे कहानी ये पता लगती है उस लड़के के बारे में कि वहाँ जब होटल में ये बैठे हुए थे तो वहीं होटल पे ही बैठे हुए उन लोगों ने देख लिया था। जो वहाँ पे एक बंदा था उसने इस पार्टी को डील करते हुए, पैसे रखते हुए देख लिया था, तो उसने फ़ोन करके उसको बुलाया कि आजा एक पार्टी आई है। उसने उसको बेचा पार्टी को। उस लड़के ने कहा कि मुझे आगे से किसने बेचा कि पार्टी आई है, तू घेर लेगा, तेरी शक्ल इस तरह की है, वो मौलवी सा बंदा है,
तेरी बातों में आ जाएगा, तो मैंने उसको पेमेंट करनी है। यानी अगर मुझे फ़ोन करके पार्टी दे रहा है, ये पार्टी होती है कि पार्टी आगे मेरा काम है। मैंने कहा ठीक है, तेरे इतने पैसे तय, हमारे पैसे तय ये हुए। उसने कहा जी 50,000 मेरा, मैंने तय कर लिया, 50,000 तेरा। उसने पार्टी मुझे दे दी। मैं उस बस में गया और मैंने टिकट परचेज़ की और बैठ गया। फिर मैं इसके साथ मिला, इसके साथ तरीके से किया और इसके साथ बैठा। और जिस वक्त ये नमाज़ पढ़ रहा था और ये बोतल ले रहा था, इसको जब मैंने चिप्स की ऑफ़र कर रहा था कि जिस हाथ से मैंने इसको चिप्स दिए थे और इसने पकड़े थे, वहाँ पे मैंने केमिकल लगाया हुआ था। और ये उसको मसाला समझ के, केमिकल इस तरह का था, मसाले की तरह कि ये खाया ही बेहोश हो गया। मैं उस हाथ से नहीं, मैं दूसरे हाथ से खा रहा था। तो ये बेहोश हो गया और जैसे बेहोश हुआ, मुझे पता था, उसने बता दिया था कि इसकी कोट की इस जेबों में है। मेरे इसकी कोट की जेबों में हाथ मारा और उसकी जेबों में हाथ मार के नीचे वाला भी देखा तो इसका पर्स निकला था। पर्स में से मैंने पैसे नहीं निकाले थे, इसका आईडी कार्ड मेरे हाथ लग गया, वो मैंने रख लिया। क्योंकि पार्टियों का हमारा आपस में होता है, जब ये कौन बंदा था, क्या था, कितने निकले होते हैं, इसका हम इस तरह रखते हैं। मुझे तो कभी था ही नहीं कि मैं पकड़ा जाऊंगा। बहरहाल ये भी मैं कुछ ज़रा इधर उधर कर रहा हूँ बातें उनके कहने के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने कहा इसको ज़रा क्लियर ना कीजिएगा। बहरहाल कुछ चीज़ें उन्होंने भी अपनी छुपाई हैं यहाँ पे, मैं भी उसको छुपा रहा हूँ, तो इसलिए वो ज़रा समझिएगा उलझी हुई हैं। मुख्तसर ये है कि उस बंदे ने कहा मैंने इनके पैसे निकाल लिए, पैसे लेके जब मैं घर पहुँचा तो मैं कहा पार्टी लग गई है, बहुत बड़ी गेम हो गई है। मैं सो गया और जब मैं सो के उठाऊँ, सारी जितनी भी डकैतियाँ चीज़ें की हुई थी, पैसे, हर चीज़ें, उससे पहले वाले काम मौजूद थे, इनके पैसे गायब हो गए थे। और उनको पुलिस वाले ने मारा, पैसे कहाँ किए? कह रहा जी गायब हो गए थे। तो हाफिज़ साहब कहते हैं मैंने उससे पूछा कहाँ गायब होते? कहते हैं मुझे नहीं पता जी, मैंने रख दिए थे और मैं जब सुबह उठाऊँ पैसे नहीं थे। कहाँ गए अल्लाह बेहतर जाने। और उसके बाद भी वो अपनी इस तरह करता रहा और जब वो पकड़ते हैं और मारते हैं तो फिर उनको मानना पड़ता है। तो उसको मारा तो उसको मान गया था कि मैंने इसका भी किया, इसका भी किया, इनका आईडी कार्ड भी किया। तो आईडी कार्ड के ज़रिए उन्होंने उनको थाने बुलाया था। हाफिज़ साहब अपने दोस्तों के पास पहुंचे और फिर दोस्तों को बताया कि यार उस लड़के से जो गायब हुए थे ना, वो तुम्हारी बात ठीक है, वो कोई इंसान नहीं था। उसने उस लड़के से उठाए हैं मुल्तान से, वो पता नहीं कौन हस्ती थी, वो बुज़ुर्ग सा, जहाँ मुझे याद है वो कौन था, उसने वहाँ से उठाए हैं। वो होटल आया है और मुझे कहता है कि बेटा ये बाहर पड़े हुए थे। अब मेरे ब्रीफ केस में से और कोई चीज़ नहीं उठाई, उसने मेरा इन्वेलप निकाला है ताकि मुझे अंदाज़ा भी ना हो। पैसे भी इस अंदाज़ में रखे हैं कि गठिया महसूस ना हो, वो तो गठियाँ थी, इस अंदाज़ में रखे गए हैं कि उसको महसूस ना हो। मेरा इन्वेलप पहले से उठाया हुआ था, कमरे में जब मैं आया हूँ उससे पहले उठा लिया था। कब उठाया अल्लाह बेहतर जाने। उसने इन्वेलप मुझे दिया, मेरा भी ध्यान नहीं दिया, मेरा इन्वेलप था। मैंने नाम पढ़ा, मैंने कहा हाँ जी मेरा है, और वो दे के चला गया। अब मुझे उसका हुलिया याद है, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसानों की तरह हुलिया था, लेकिन वो इंसान नहीं था। ये कैसे पॉसिबल है कि उसने उधर से उठाए हैं, इधर आके मुझे दिए हैं, कैमरे में देखते हैं उसका वजूद ही नहीं है। वो कौन था? वो अल्लाह का नेक कोई जिन था, क्या था, वो पैसे दे के चला गया। और हाफिज़ साहब ने कहा मुझे आज तक याद है वो वाक़या, मैं भूला नहीं हूँ कि वो आया था और पैसे दे के चला गया। अब सवाल ये है, क्या जिन्नात ऐसी मदद करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, 100% करते हैं। जिन्नात को पता लग जाता है कि ये पैसे किसी की अमानत हैं और कोई देने जा रहा है, और देने वाला अल्लाह का नेक शख्स हो, नेक नियति की तरफ दे जा रहा है। क्योंकि हाफिज़ साहब ने तो फौरी तौर पे उनकी बहन को दे दिए थे। उनकी बहन को ये नहीं कहा कि मेरे चोरी हो गए, ये वो करें, मैंने सब कुछ छुपा लिया। अल्लाह को कहा, अल्लाह है ना, मेरा यकीन इतना था अल्लाह है, बंदोबस्त कर देगा। मैं परेशान थोड़ा सा ज़रूर हुआ था, लेकिन मैंने कहा अल्लाह कर देगा, अल्लाह पे मेरा तवक्कल था, अल्लाह ने कर दिए। तो जिन्नात इस तरह मदद करते हैं, बहुत सारे लोगों की मदद की है, इसमें मैं शामिल हूँ। यकीन मानिए शायद मदद करते हैं। अगर मुझे इजाज़त मिली तो इस तरह का एक वाक़या है, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगा। तो इस तरह उन्होंने जिन्नात ने उनकी मदद की, इंसानी रूप धार किया है जो कैमरे में नज़र नहीं है। ये अब्दुल शकूर साहब ने मुझे मुल्तान से भेजी, और संदीप कुमार सोनू ने मुझे जलंधर इंडिया से कहानी भेजी है। 2 कहानियाँ थी आज की जो मैंने प्रोग्राम में शामिल की। आप लोग भी अपनी कहानियाँ मुझे सेंड कीजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। आप लोग कहानी लिख के भी भेज सकते हैं और वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में लिख के भेजें या वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। आखिर में आपने पहले कहानी को सेंड कर दें, चाहे वॉइस मैसेज हो या लिखी हो, और एंड पे आपने लिखना है स्टोरी, STORY, सबसे लास्ट में आखिरी वर्ड स्टोरी लिख के उसको भी सेंड कर दीजिए। और भेजना किस पे है? मेरा व्हाट्सएप का नंबर +9231365550। मैं रिपीट करता हूँ, +9231366550। उर्दू में इसको पढ़ेंगे +92 313665550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
खुदा हाफिज़।